विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम लोग कक्षा 12वीं के स्टेट का पाठ पहला सूचकांक चैप्टर का दूसरे पार्ट का वीडियो हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग सूचकांक की परिभाषा पढ़े थे, सूचकांक के लक्षण पढ़े थे। इसमें वापस 1 मिनट के अंदर इसको रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे के टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले सूचकांक की परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय में मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, किसी भी वस्तु का दो समय का मूल्य होना चाहिए। जैसे एक अभी का मूल्य दिया हुआ है तो 1 साल भर या 2 साल पहले का मूल्य दिया हुआ होना चाहिए और उन दोनों मूल्यों का प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सूचकांक। कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि सूचकांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सूचकांक के लक्षण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सूचकांक एक सापेक्ष माप है और यह इकाई से मुक्त है। सापेक्ष है इसलिए यह इकाई से मुक्त होता है। देखो, जो माप सापेक्ष आएगा वह इकाई से मुक्त होता है। इकाई से मुक्त होने का मतलब कि सूचकांक के आंसर के बाद, जैसे मान लो 110 आंसर आया तो इसके बाद रुपया या किलोग्राम जैसी कोई इकाई लिखना नहीं है। दूसरा, यह दो अलग अलग मूल्यों की तुलना करता है, दो अलग अलग समयों के मूल्यों की तुलना करता है। जब ये दो अलग अलग समय के मूल्यों की तुलना करता है, इसलिए कैसा अध्ययन होगा, यह तुलनात्मक अध्ययन होगा। तीसरा, इसके परिभाषा में ही दिया हुआ है, यह क्या है, प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है, प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। चौथा, इसमें औसत के सभी लक्षण समाविष्ट है, इसलिए यह विशिष्ट औसत है। पांचवा, यह भिन्न भिन्न समय के प्रतिशत की अनुपात की तुलना करता है। इसको विधिवत हम लोग कल पढ़े थे। जिसको अगर न समझ में आया हो पीछे वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग देखें, किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्यों में दो अलग अलग समय के मूल्य से सूचकांक निकाला जाता है, इसलिए इसको मूल्य सूचकांक कहा जाता है। अगर अपने से ये पूछा जाए कि मात्रा सूचकांक किसे कहते हैं, पूरी परिभाषा यही लिखना है और मूल्य के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देना है, मात्रा। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय में मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मात्रा सूचकांक कहते हैं। ठीक है, मात्रा सूचकांक की अगर परिभाषा पूछी जाए तो यहाँ मूल्य के जगह पर क्या लिखना है, मात्रा। तो मात्रा सूचकांक की परिभाषा हो जाएगी। अब हम लोगों को पढ़ना है आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष के बारे में। आधार वर्ष क्या होता है और वर्तमान वर्ष क्या होता है। सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि दो अलग अलग समय का मूल्य होना चाहिए। दो अलग अलग समय का जो मूल्य होगा, दो अलग अलग समय के मूल्यों को देखने के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में हम मान लें यहाँ पर है गेहूँ। गेहूँ का वर्ष 2010 में मूल्य 15 रुपये किलो है और यह मूल्य 2015 में हो जाता है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके समय पर ध्यान देना है, वर्ष के ऊपर ध्यान देना है। एक वर्ष 2010 का मूल्य दिया गया है, दूसरा वर्ष 2015 का मूल्य दिया गया है। अब अपने को इतना तो आसानी से समझ में आ जा रहा है कि 2015 से पहले 2010 आया होगा। पहले का समय कौन सा है, 2010। तो इस 2010 को आधार वर्ष कहेंगे, जो बाद का वर्ष है उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान वर्ष। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम मान लें कि अगर अभी 2020 चल रहा है, 2020 में चना का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और यह 2015 में अगर 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब इसमें देखो, मूल्य को नहीं देखना है, पहले अपने को समय की तुलना करनी है। अभी समय कौन सा है, 2020। पहले का समय इसमें कौन सा है, 2015।
तो जो पहले का समय होगा उस पहले के समय को हम क्या कहेंगे, आधार वर्ष। एक और उदाहरण देख ले, 2020 में दूध का भाव 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और यही 2010 में यह भाव 15 रुपये प्रति लीटर होगा, सॉरी 15 रुपये प्रति लीटर होगा। 2010 में 15 रुपये प्रति लीटर है। अब इसमें समय की फिल्म तुलना करें, अभी का समय कौन सा है, 2020, पहले का समय कौन है, 2010। तो जो पहले का समय होगा उसको हम क्या कहेंगे, आधार वर्ष, और जो बाद का समय होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान वर्ष। अब तो उम्मीद करते हैं कि आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और समझना है, ये गेहूं का क्या है, मूल्य है। मूल्य को इंग्लिश में प्राइस कहा जाता है, यानी इसको पी से डिनोट किया जाता है, पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सिंबल के रूप में आधार वर्ष है, वर्तमान वर्ष है, तो आधार वर्ष के सिंबल के रूप में हमेशा 0 लगाते हैं और वर्तमान वर्ष के सिंबल के रूप में हमेशा 1 लगाते हैं। याद रखना, समय में आधार वर्ष से पहले, वर्तमान वर्ष से पहले आधार वर्ष आया था, तो यहाँ भी 1 से पहले 0 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं दूध का मूल्य 2020 में कितना है, 60 रुपये प्रति लीटर है। 2010 में कितना है, 15 रुपये प्रति लीटर है। अब ये क्या है, मूल्य है। मूल्य है इसका मतलब क्या है, प्राइस है। ये भी मूल्य है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस है। आधार वर्ष के लिए क्या लगाना है अपने को, 0। वर्तमान वर्ष के लिए क्या लगाना है, 1। तो P1 बराबर हो जाएगा 60, P0 बराबर कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम लोग ले लें। जैसे मान लो कि घर का भाड़ा वर्ष 2005 में 300 रुपया प्रति महीना था और यह बढ़कर के वर्ष 2015 में 3000 रुपया प्रति महीना हो गया। अब ये क्या है, मूल्य है, रुपया है यानी मूल्य है, तो दोनों जगह अपने क्या रख देंगे, पी रख देंगे। अब सबसे पहले इसमें चुनना है कि आधार वर्ष कौन होगा, वर्तमान वर्ष कौन होगा। तो 2005 और 2015 दोनों में पहले का समय कौन सा है, तो 2005। जब 2005 पहले का समय है तो पहले आधार वर्ष होगा, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, P0, यानी P0 बराबर कितना आ जाएगा, 300, और P1 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। तो ऐसे P0 और P1 का मान निकालना है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कि समूह का सामान्य सूचकांक। टॉपिक का नाम है समूह का सामान्य सूचकांक। जैसा कि हेडिंग तुमको दिख रहा है, समूह का होने का मतलब कि एक से अधिक वस्तु होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि एक या उससे अधिक वस्तुओं की। ये बताओ, समूह जब बनता है, जैसे मान लो पक्षियों का समूह, तो एक से अधिक पक्षी रहेगी तो ही समूह बनेगा। वस्तु का समूह, एक से अधिक वस्तु रहेगा तो ही समूह बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिया गया है कि एक या उससे अधिक वस्तुओं के। अब देखो, अभी हम लोग पहले क्या पढ़े थे, वर्तमान वर्ष। और आधार वर्ष, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे कि जो पहले का समय होगा वह आधार वर्ष होगा, जो बाद का समय होगा वह वर्तमान वर्ष होगा। तो वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के मूल्यों में मूल्यों के सापेक्ष, कल के वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे सापेक्ष
परिवर्तन के बारे में। सापेक्ष परिवर्तन में क्या करते थे, उसको बटे में लिखते थे, उसका अनुपात निकालते थे। ये बताओ किसका किसका अनुपात निकालना है, वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के मूल्य का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पी बटे में पी। पहले किसका होना चाहिए, वर्तमान वर्ष। अभी थोड़ी देर पहले बताया वर्तमान वर्ष के लिए क्या लिखते हैं 1, आधार वर्ष के लिए क्या लिखते हैं 0। ये मूल्यों के सापेक्ष हो गया। तो मूल्यों के सापेक्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, ये बताओ प्रतिशत परिवर्तन के लिए कल सिखाया था, क्या करना था, 100 से गुणा कर देना था। प्रतिशत परिवर्तन के औसत, प्रतिशत परिवर्तन का क्या निकालना है, औसत। अब ये बताओ औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी संख्या होती है सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने को गणित की भाषा में हम क्या कहते हैं, सिग्मा लगा देना। और जितनी संख्या होती है उसी संख्या से भाग देते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन के औसत को समूह का सामान्य सूचकांक कहते हैं। अब देखो जैसे जैसे हमने परिभाषा लिखी वैसे वैसे यहाँ पर सूत्र लिखा है। ऊपर क्या है P1, नीचे क्या है P0, बटे में है तो ये क्या है, मूल्य का सापेक्ष है। गुणे में 100 है तो क्या है, ये प्रतिशत परिवर्तन है। औसत, औसत यानी सबको जोड़ना पड़ेगा और जितनी संख्या होगी उसे भाग देना पड़ेगा। तो समूह के सामान्य सूचकांक का ये सूत्र हो जाता है I बराबर सिग्मा P1 बटे में P0 गुणे 100 बटे में N। उदाहरण पहला या दूसरा इसी सूत्र के ऊपर आएगा। अब देखो अपने को समूह का सामान्य सूचकांक कब निकालना है, जब वस्तु एक से अधिक हो। तो हमेशा याद रखना है समूह का सामान्य सूचकांक कब निकालना है, जब वस्तु एक से अधिक हो। तो फिर से ध्यान से देखो एक या उससे अधिक वस्तुओं के वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष, एक या उससे अधिक वस्तुओं के वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के मूल्य के सापेक्ष, मूल्य के सापेक्ष का मतलब उसको बट्टे में रखने का, होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब 100 से गुणा करने का, के औसत को मतलब कि उसको जोड़ देने का और उतनी संख्या से भाग देने का। जैसे हमने को x का औसत निकालना था अपने को, तो अपने क्या लिखते थे, सिग्मा x बटे में n, यानी उसको जोड़ देंगे और n से भाग दे देंगे। औसत निकालने का यही नियम है कि ऊपर सिग्मा लगा दो बटे में n लगा दो। तो उस औसत को हम क्या कहते हैं, समूह का सामान्य सूचकांक कहते हैं। अब समूह का सामान्य सूचकांक I बराबर सूत्र होता है सिग्मा P1 बटे P0 गुणे 100 बटे में n। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आधार वर्ष की परिभाषा। अभी आधार वर्ष के बारे में उधर हम लोग समझे थे। आधार वर्ष का सिंबल क्या था, 0। वर्तमान वर्ष का सिंबल क्या था, 1। ये कहीं लिखना नहीं है कि इसका सिंबल 0 होता है, ये समझने के लिए मैं बताया। तो जब किसी भी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को, देखो इसके पहले ठीक हम लोग पढ़े थे क्या है, मूल्य में परिवर्तन हो रहा था। 40 से कितना हुआ है, 60 हुआ है। ये 15 से कितना हुआ है, 22 हुआ है। ये मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। गेहूं का मूल्य 15 से 22 हुआ है, इसका मतलब इसके मूल्य में परिवर्तन हुआ। तो जब किसी भी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को भूतकाल के एक निश्चित वर्ष के साथ तुलना किया जाता है। भूतकाल का मतलब पीछे वाला वर्ष। 2010 और 2015 इन दोनों में भूतकाल क्या कहलाएगा, 2010 भूतकाल यानी पीछे का वर्ष। तो 2015 के मूल्य के साथ तुलना किया जाता है। तो इस भूतकाल के वर्ष को या इस निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। देखो परिभाषा में हमने यही लिखा हुआ है, फिर से ध्यान से देख लो। किसी भी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को भूतकाल के एक निश्चित वर्ष के साथ तुलना किया जाता है, तो उस निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। इसको याद कर लेना। और ये IMP है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बाद दूसरी परिभाषा वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष को चालू वर्ष, इंग्लिश में करेंट ईयर कहते हैं। आधार वर्ष को इंग्लिश में बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान वर्ष को क्या कहते हैं, करेंट ईयर।
किसी भी वस्तु को जिस वर्ष के भाव को आधार वर्ष के साथ तुलना किया जाता है, मतलब जिस वर्ष के भाव को आधार वर्ष के साथ तुलना किया जाता है उस वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। उदाहरण के रूप में पीछे देखा जाए, गेहूं के मूल्य को 2015 के मूल्य को आधार वर्ष के साथ तुलना किया गया, ये आधार वर्ष है। तो 2015 के मूल्य को किसके साथ तुलना किया गया? आधार वर्ष के साथ। तो इस 2015 को हम क्या कहेंगे? वर्तमान वर्ष। किसी भी वस्तु के मूल्य को जिस वर्ष को भूतकाल के साथ या आधार वर्ष के साथ तुलना किया जाता है उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? वर्तमान वर्ष। फिर से एक बार परिभाषा देख ले। किसी भी वस्तु को जिस वर्ष के भाव को आधार वर्ष के साथ तुलना किया जाता है उस वर्ष को वर्तमान वर्ष कहते हैं। अब आधार वर्ष की पसंदगी के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है। आधार वर्ष को दो तरीके से पसंद किया जाता है। एक होता है अचल आधार की विधि, और दूसरा होता है पारंपरिक आधार की विधि। तो आज हम लोग अचल आधार की विधि से सवाल हल करेंगे कि अचल आधार की विधि में कैसे हल किया जाता है। एक चीज़ याद रखना है, अचल आधार की रीति में आधार वर्ष का मूल्य हमेशा एक समान होता है, कभी नहीं बदलता। आधार वर्ष का मूल्य बदलता नहीं है। अचल आधार की रीति में आधार वर्ष का मूल्य बदलता नहीं है, और इसी को हम लोग देखें।